बैसोदा मंडी की जो अवैध कॉलोनियां चुनाव से पहले चुनावी चर्चाओं में थी, रूलिंग पार्टी का चुनावी एजेंडा भी रही, चुनाव के बाद अब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई। सत्ताधारी पार्टी ने चुनावी माफी देते हुए अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद तो शुरू कर दी, पर बगैर वैध किए ही इन कॉलोनियों में अवैध रूप से विकास कार्य करवाना चुनावी साल को देखते हुए महज राजनीतिक रोटियां सेकने जैसा लग रहा है। इसके जवाब में स्थानीय नेताओं द्वारा जनता के हितों को देखते हुए विकास कार्य करना बतलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर निर्माण स्वीकृति व नामांतरण के लिए नगर परिषद पहुंचने वाले लोगों को कॉलोनियों के वैध होने तक टाला जा रहा है, जो एक ही नियम की दोहरी नीति को दर्शाता है। नगर परिषद द्वारा कॉलोनियों को आबादी रिकॉर्ड में दर्ज करने की बजाय भूस्वामियों को नोटिस भेज कोरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। अब तक कुल 42 लोगों को बगैर भवन स्वीकृति मकान बनाने के एवज में नोटिस तालीम करवाए, क्योंकि नियमों के तहत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, पर उन्हीं कॉलोनियों में बने मकान अवैध माने जाएंगे, जिसकी स्वीकृति लेने के एवज में भवन स्वामी को विकास शुल्क भी जमा करवाया जाएगा, जो भोली भाली जनता के साथ छल पूर्ण नीति है। वहीं दूसरी ओर कॉलोनियों का बगैर नियमितीकरण किए लगभग करोड़ों रुपए के नाली, सड़कें और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण राजनीतिक लाभ साधने के लिए किया जा चुका है। आपको बता दें कि पंचायत काल से ही बैसोदा मंडी की अवैध कॉलोनियों का बोलबाला है, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहीं मालीपुरा में भी हाल ही में 2 नई अवैध कॉलोनियां अपने पैर पसार चुकी है। हालांकि नगर परिषद द्वारा संबंधित कृषि भूमि पर नगर परिषद का बोर्ड लगवाकर मालिकों को नोटिस थमाए हैं, पर कृषि भूमि पर काटी कॉलोनियों में बिक चुके प्लाटों की रजिस्ट्रियां होना भी राजस्व के अधिकारियों पर सवाल खड़े करता है। लगभग 10 बिस्वा एग्रीकल्चर भूमि जो कालीबाई पत्नी लक्ष्मण माली व समीपवर्ती राजस्थान के कोटा संभाग के कई जिलों में पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रह चुके नंद सिंह चौधरी की लगभग 14 बीघा जमीन शामिल है, जिसका बगैर डायवर्जन किए धड़ल्ले से प्लाट बेचकर आम जनता को गुमराह करने का कार्य बगैर लाइसेंसधारी दलालों द्वारा तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में 31 दिसंबर 2016 के पूर्व में बसी अवैध कॉलोनियों के प्लाट मालिक निर्माण स्वीकृति व नामांतरण में आ रही दिक्कतों के चलते पहले ही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं 2016 के बाद बसी मालीपुरा के कॉलोनियों के रहवासियों को शायद आगामी चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। बैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। आज वक्फ बोर्ड राजस्थान सरकार के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवानी पूरे ही लाव लश्कर के साथ भवानी मंडी पहुंचे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनका जगह जगह स्वागत सत्कार हुआ। ज्यादा जानकारी देते हुए मुस्लिम समुदाय के बरकत पठान ने बताया कि भवानी मंडी में मुस्लिम समाज की संपत्तियों को लेकर अंजुमन राहतुल इस्लाम कब्रिस्तान की दुकानें आदि का जायजा लिया। वहीं बरकत पठान एंड टीम ने मेट्रो हॉस्पिटल व बाजोट ढाणी के सामने माल्यार्पण कर उनका स्वागत सत्कार किया। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट शाहरुख मिर्जा। भवानी सेना द्वारा पचपहाड़ तहसील के ठिकाना मोगरा में श्री हिंगलाज माता मंदिर प्रांगण में ठाकुर स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी करणी सेना के संस्थापक का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पण किया। इस दौरान ठाकुर शंकर सिंह राणा ने बताया कि कालवी साहब देश व समाज की धरोहर थे। समाज को आपके जाने का बहुत आघात हुआ है, बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। समाज हित में, समाज को एक करने में और पूरे हिंदू समाज के हित के लिए अपना राजसी ठाट छोड़कर पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। भगवान आपको श्री चरणों में स्थान दे। इस दौरान पीरू सिंह जिला मंत्री, महामंत्री शंभू सिंह, नारायण सिंह मेंबर, जसवंत सिंह, बने सिंह, भगवान सिंह, शंभू सिंह, भालू सिंह, ईश्वर सिंह सहित कई समाज जन व राजपूत सरदार मौजूद रहे। झालापड़न थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में आकाशीय बिजली के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने आज सुबह मजदूर के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया। दरअसल गोविंदपुरा गांव का रहने वाला शंभू लाल 45 पुत्र बालाराम लोधा कल देर शाम गांव के ही दौलत राम के खेत पर धनिये की फसल तैयार करवा रहा था। उसी समय अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे शंभू लाल बेहोश हो गया। परिजन व अन्य गाँव के लोग उसे उपचार के लिए झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ रात को चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने रात को शंभू लाल के शव को मोर्चरी में रखवा दिया और आगे की कार्रवाई के लिए झालरापाटन पुलिस को सूचित किया। सुबह झालरापाटन पुलिस झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल पहुंची और शंभू लाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। आपको बता दें कि शंभू लाल अपने 4 सदस्यों के परिवार में अकेला कमाने वाला था। वह मूलतः सुनेल थाना क्षेत्र के कोटरा प्रताप गांव का रहने वाला था, लेकिन मजदूरी के कारण वह पिछले 15 सालों से गोविंदपुरा गांव में रह रहा था। उसकी पत्नी भूलीबाई गृहिणी है, उसके 2 बच्चे हैं और बड़ा लड़का सूरत
20 साल का है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा छोटी लड़की आरती 17 साल की है जो पढ़ती है। शंभू लाल मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी मौत के बाद अब यह परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के जुलाई की पुलिया पर दुर्घटना में घायल हाईवे के गार्डनर के उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सुबह 10 बजे सदर थाना पुलिस ने गार्डनर मानसिंह 57 वर्षीय पुत्र बिहारी लाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। सुकेत थाना क्षेत्र के सुरेड़ा गांव का रहने वाला मानसिंह 4 लेन हाईवे पर पेड़ लगाने और उनकी देखभाल और रखवाली का काम करता था। 12 मार्च रविवार की शाम जब मानसिंह लगाई थी पुलिया पर पेड़ लगा रहा था, उसी समय गलत साइड से आ रहे एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में उपचार के लिए झालावाड़ के SRG हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होने के कारण बाद में परिजनों ने उसे SRG अस्पताल में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन कल देर शाम उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मानसिंह की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मानसिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया और आज सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। इस मामले में सदर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि टक्कर मारने वाली बाइक को जब्त कर लिया गया है, लेकिन चालक अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। मानसिंह के पुत्र की तरफ से मामले में रिपोर्ट ले ली गई है। आपको बता दें कि आर्थिक हालात खराब है, भरा पूरा परिवार है। यूं तो मानसिंह का भरा पूरा परिवार है, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। इसलिए मानसिंह को 57 वर्ष की उम्र में भी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ रहे थे। मानसिंह की पत्नी 55 वर्षीय प्रेमबाई अक्सर बीमार रहती है। उसके 4 पुत्र हैं। सबसे बड़ा रणजीत, फिर जादौन, चंद्र सिंह और राहुल, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी। चारों पुत्र मजदूरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सबसे छोटा पुत्र राहुल अभी कुंवारा है। तीसरे नंबर का पुत्र चंद्र सिंह मानसिंह के साथ ही हाईवे पर गार्डनर है। दुर्घटना के समय चंद्र सिंह मौके पर ही मौजूद था। झालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच ने एक बार फिर चित्तौड़गढ़ में 2 कार्रवाई की है। दोनों कार्रवाई में 351 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा, 2 किलो 70 ग्राम अफीम जब्त की। इसी के साथ 3 गाड़ियां भी जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक कार्रवाई में 2 आरोपी एम्बुलेंस में अफीम सप्लाई करने ले जा रहे थे। वहीं दूसरी कार्रवाई में 3 लोगों के फरार होने की सूचना है। CBI नीमच अधिकारियों को सूचना मिली थी कि महिंद्रा बोलेरो फोर्ड इको स्पोर्ट कार में डोडा चूरा नीमच से राजस्थान की ओर लेकर जा रहे हैं। इस पर DNC के आदेश पर एक टीम का गठन किया। टीम ने सांवरिया होटल के पास घोंसुड़ी मोड़ पर 2 गाड़ियों को रोका, लेकिन इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी ने अधिकारियों की गाड़ी के ब्लॉक कर दिया। मौका पाकर दोनों गाड़ियों के तस्कर उस पिकअप गाड़ी में बैठकर भाग निकले। जब गाड़ियों की तलाशी ली तो देखा कि इन दोनों गाड़ियों को कस्टमाइज कर रखा था। पीछे के सीट को हटाकर उसमें 16 बोरियों में भरा 351 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा भर रखा था। साथ ही गाड़ियों के कांच में ब्लैक फिल्म लगा रखी थी ताकि अंदर कोई न देख सके। टीम ने दोनों गाड़ियों को डोडा चूरा को जब्त कर लिया है। इसी तरह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अधिकारियों को एक और सूचना मिली थी कि इस एम्बुलेंस से अफीम तस्करी की जाने वाली है। एम्बुलेंस चित्तौड़गढ़ से जयपुर की ओर जा रही थी। टीम ने तुरंत गगरार टोल प्लाजा के पास जाकर एम्बुलेंस को रोका। पूछताछ की तो गाड़ी में सवार लोगों ने टीम के साथ बहसबाजी शुरू कर दी। काफी देर बाद उन्होंने स्वीकारा कि एम्बुलेंस के अंदर अफीम मौजूद है। सुरक्षा कब मुद्दा होने के कारण हाईवे पर गाड़ी की तलाशी लेना संभव नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस को पहले CBN ऑफिस लाया और वहां पर तलाशी ली। एम्बुलेंस में 2 पैकेट में रखी हुई 2 किलो 70 ग्राम अफीम पाई गई है। एम्बुलेंस में मौजूद दोनों व्यक्तियों को टीम ने गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। चित्तौड़गढ़ में रविवार को रंगतेरस पर्व की जोरदार धूम रही। सुबह से ही चित्तौड़गढ़ के अलग अलग इलाकों में लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे को रंगों से सारवार करते दिखे। तो वहीं नगर परिषद की ओर से इस बार रंगतेरस के मौके पर सुभाष चौक सर्किल के पास टेंट और उसके नीचे पानी से भिगोने के लिए फव्वारे और डीजे साउंड लगाकर नवाचार किया। यहाँ बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग लगाया। इस दौरान शहर में शांति और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों और गश्ती दलों की तैनाती की गई। वहीं दूसरी तरफ रंगतेरस के मौके पर चित्तौड़गढ़ किले पर घूमने आए सैलानियों ने रंगतेरस पर्व का आनंद लिया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के पारंपरिक परिधान पहने और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी जाहिर की। चित्तौड़गढ़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। It's very good. It's a beautiful country. And Chittorgarh, what's the forte of Chittorgarh? Chittorgarh, very nice. What's your name? Lawrence. ठंडी से लेकर रंगतेरस तक ये रंगों का त्योहार मनाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में हमारे भीतरी शहर में रंगतेरस पे लोगों में बहुत उत्साह रहता है। हमने आज नगर परिषद के माध्यम से नवाचार करते हुए यहाँ एक सामूहिक रंगोत्सव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारा पूरा शहर उमड़ पड़ा है। सभी राजनीतिक दल, सभी सांगठनिक संगठन, सब जनप्रतिनिधि, माताएं बहनें
पूज्य सिंधी पंचायत भवानी मंडी के बैनर तले अमर शहीद हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष कन्हैया लाल खुराना, संरक्षक डॉक्टर एम.एल. आहूजा द्वारा इष्टदेव झूलेलाल साईं व अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। कैंप का संचालन महासचिव गिरीश माधवानी व सह सचिव गौतम आहूजा ने किया। शिविर में महिला शक्ति का भी विशेष योगदान रहा। संरक्षक नरेश माधवानी ने कहा कि रक्त का निर्माण किसी कारखाने से संभव नहीं, इसके दान से जीवन बचाया जा सकता है, इसके महत्व को समझना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष देवकी नंदन खत्री ने कहा कि समाज में बंधुओं द्वारा रक्तदान में उत्साह देखकर गर्वित हो रहा। इससे समाज के वरिष्ठ इंद्र कुमार आहूजा, नानक राम आहूजा, बंसीलाल अमरवानी, उपाध्यक्ष भरत परसवानी, कोषाध्यक्ष परमानंद बालानी, सह कोषाध्यक्ष हरिराम माधु पुरुषोत्तम आहूजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मनोहर माधु, नितेश बलवानी, हेमंत आहूजा, खुशहाल नरसिंह घानी, राहुल खुराना, रवि सवारानी, पुरुषोत्तम हेमदानी का सहयोग रहा। सिंधी महिला मंडल अध्यक्ष सलोनी प्रसवानी ने कहा कि रक्तदान में महिलाओं का उत्साह देखकर अभिभूत है। सचिव इशिका आहूजा, सह सचिव सोनू माधवानी, कोषाध्यक्ष कविता आहूजा, ज्योति बुधवानी, मनसा आहूजा उपस्थित रही। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। सनातन काल से ही होली के 13 दिनों बाद रंग तेरस मनाने की प्रथा चली आ रही है। इसी परंपरा के अनुसार चोमेला गंगधार सहित क्षेत्र में नहान तेरस का पर्व रविवार को हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। चोमेला कस्बे में रंग तेरस को लेकर बच्चों में सुबह से उत्साह दिखा तथा युवा टोलियां बनाकर होली खेल रहे थे। टोली के साथ बाइकों पर घूम घूम कर होली की मस्ती में डूबे हुए दिखाई दिए। दोपहर को नगर के मुख्य झंडा चौक से ढोल नीजे के साथ गेर निकाली। गेर में दूल्हे दुल्हन का स्वागत बनाया। गेर कस्बे के मुख्य बाजारों से गुजरी लोगों ने गेर में उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर व्यापार संघ की ओर से निःशुल्क अल्पाहार, पोहे व चाय के स्टॉल लगाए गए, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं मुख्य चौराहे पर पंचायत की ओर से होली खेलने हेतु पानी के टैंकर भी खड़े करवाए। गेर में सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, व्यापार महासंघ संयोजक दिलीप जैन, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जैन सहित कई लोग मौजूद रहे। चोमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। वक्फ बोर्ड की जमीन से होने वाली आमद से गरीब, यतीम, बेवा को शिक्षित व शादी ब्याह में खर्च किया जाए, यह कहना है खानू खान बुधवाली का। भवानी मंडी वक्फ बोर्ड चेयरमैन राजस्थान सरकार खानू खान बुधवाली व जिला वक्फ बोर्ड सदर रमजान खान गागरोन, वक्फ बोर्ड सदर अरबाज खान ने भवानी मंडी वक्फ बोर्ड जमीन का गहनता से निरीक्षण करते हुए दुनिया का आखिरी मुकाम शहर खामोशियों में अंजुमन राहतुल इस्लाम सदर हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार व नायब सदर सोहराब हुसैन गोरी को सख्त हिदायत देते हुए दो टुक शब्दों में कह डाला कि इस जमीन से होने वाली आमद को अब तक आप जिस मकसद से खर्च करते आए हुए हैं, अब वह नहीं चलेगा। आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का हिसाब किताब देना होगा। आमद को शहर के गरीब, यतीम, बेवा को शिक्षित करने व यतीम बच्चों की शादी ब्याह में खर्च करना होगा। आपको ऐसे बच्चों को गोद लेना होगा जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे बच्चों को आपका सहारा बनना होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह, ईश्वर व गॉड की है, यह किसी के द्वारा वक्फ की गई है। इस जमीन से होने वाली आमद को आप अपने खर्चे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि ऐसा पाया गया तो आपके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जानी तय है। लिहाजा आपको चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन का तुरंत प्रभाव से हिसाब किताब लेकर पेश होना होगा। इस आमद का 7% राजस्थान सरकार, 1% केंद्र सरकार को भेजा जाता है। वक्फ बोर्ड की जमीन में बनी हुई दुकानों के किराएदारों से भी बुधवाली ने किराए के बारे में पूछताछ की। अंजुमन राहतुल इस्लाम संस्था के जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स पर बनी हुई दुकानों के बारे में भी गहनता से जांच की गई। पूछा कि इनमें से कितनी दुकानें गरीबों को आवंटित की गई है। यदि जो दुकानदार अमीर लेकर बैठे हैं उन दुकानों को दुकानें खाली करनी होगी और गरीब, यतीम, युवाओं को मुनासिब किराने पर देनी होगी। इसमें पिछड़े, यतीम, गरीब, मजलूम व्यक्तियों को सहारा मिलेगा। जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स निरीक्षण के दौरान अंजुमन कमेटी नजरअंदाज मिली। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, शाहरुख मिर्जा। पति है जिनमें से बहुत ज़्यादा लिटिगेशन और कई इंक्रोचमेंट भूमाफियाओं के द्वारा खुर्द की गई। मेरे आने के बाद मैं करीबन 800 संपत्तियों में लिटिगेशन बचा है, जो हमने कुछ हमारी वकालत जो वकील कर रखे थे, हमने शायद वकालतनामे अच्छे नहीं लगा पाए, हमने वकीलों का पैनल चेंज किया। जो अच्छे वकील अगर अच्छे वकालत करेंगे, निश्चित रूप से हमें लिटिगेशन में फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
योजना अंतर्गत अपात्रता। योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता। समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन। समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। समग्र आईडी में लिंग महिला हो। समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता। महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए। महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आए अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।